वेलकम बैक इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हम प्लांट टेक्सोनॉमी के आज एक और दूसरे हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। आपके सिलेबस में देखोगे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा सीरोलॉजिकल टेक्निक्स के आधार पर कि जो प्लांट टेक्सोनॉमी जो सीरोलॉजिकल टेक्सोनॉमी टेक्निक्स यूज की जाती है। सीरोलॉजिकल टेक्सोनॉमी को जो जब प्लांट का क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम सीरो टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? सीरो टेक्सोनॉमी। यदि हम इसकी एक ब्रांच बनाना चाहें तो क्या होगा? एक सीरो टेक्सोनॉमी की ब्रांच बोले तो क्या होगा? वह प्लांट टेक्सोनॉमी की वह ब्रांच जिसमें सीरोलॉजिकल टेक्निक्स के आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्या कहलाता है? सीरो टेक्सोनॉमी कहलाता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था मोलिकुलर टेक्सोनॉमी। तो मोलिकुलर टेक्सोनॉमी में हमने क्या किया था? वहां पर हमने ज्यादातर बात की थी कि मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी एक्चुअल में मोलिक्यूलर टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये अलग है क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी के आधार पर है। इसमें हम जो करते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक यूज में लेते हैं। इसमें भी क्या किया जाता है? इसमें ज्यादातर मेन जो प्रोटीन होता है उसको हम एज ए एंटीजन यूज में लेते हैं और उसको एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और इसी जब एंटीजन और एंटीबॉडी को जब रिएक्शन होती है तो हम उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी, सीरो टेक्सोनॉमी कहां से आया? इसमें टर्म है कि सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का यूज ज्यादा टेक्सोनॉमी में किया जाता है तो उसको बोलते हैं सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी की डेफिनेशन क्या दोगे आप? द स्टडी ऑफ एंटीजन and या डायरेक्टली स्टडी ऑफ रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है उसकी स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी एक्चुअल में क्या है? ये इम्यूनोलॉजी की ब्रांच है। जब हम इम्यूनोलॉजी की स्टडी करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की स्टडी करते हैं, रोगों से बचाव की स्टडी करते हैं, तब हम उसमें सीरोलॉजी काम में लेते हैं। तो सीरोलॉजी क्या होती है? सीरोलॉजी होती है कि जब हम एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। तो अब हमारे सामने दो नए शब्द आ गए, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो इनको समझ लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल। क्या हो सकता है? कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल यानी कोई भी बाह्य मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में क्या कर सके? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सके। जैसे हमारे ब्लड में उसको, यदि कोई मैमल है तो जैसे एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई माउस हो सकता है, कोई रेट हो सकता है, जितने भी मैमल्स हैं वो सारे मैमल्स ही क्या करेंगे? एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे। और जिसमें ब्लड पाया जाता है जो सारी वो एंटीबॉडी का, तो ब्लड में यदि हम यानी किसी ब्लड में किसी बाहरी मॉलिक्यूल को इंजेक्ट करें और इंजेक्ट करने से क्या हो जाए? उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना लग जाए तो वो क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है। तो वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन कौन कौन से फॉरेन मॉलिक्यूल हो सकते हैं? जो सबसे अच्छे एंटीजन होते हैं जो हमेशा क्या कर देते हैं? किसी न किसी एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या किया जाता है? एज ए एंटीजन के रूप में वर्क करता है। और क्या कर सकता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स, फैट या लिपिड मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? एज ए एंटीजन वर्क करते हैं। दूसरी बात करें हम, एंटीबॉडी क्या होती है? तो एंटीबॉडी, इसकी परिभाषा जैसे हमने एंटीबॉडी के आधार पर दी थी तो एंटीबॉडी की परिभाषा भी एंटीजन के आधार पर दे दो कि एंटीजन के इंजेक्ट करने पर, एंटीजन के ब्लड में इंजेक्ट करने पर हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा सेल्स, इसके द्वारा प्लाज्मा सेल्स के द्वारा
कुछ इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स का, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है या प्रोडक्शन किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। यानी जैसे हम ब्लड में एंटीजन को एंटर करवाएंगे तो प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी? हमारी ब्लड में जो प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट है वो इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण करेगी, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करेगी, और इन इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। अब हम एंटीबॉडी क्या करेगी? फिर एंटीबॉडी क्यों बनाती है बॉडी? जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी में एंटर करेगा कोई एंटीजन, तो बॉडी क्या करेगी? उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी क्या करती है? उस एंटीजन से जाकर रिएक्शन करती है। क्या करेगी? एंटीजन से जाकर रिएक्शन करेगी। जैसे मान लीजिए ये एंटीजन एंटर कर गया हमारी बॉडी में, ये एंटीजन एंटर कर गया। ये एंटीजन जैसे एंटर किया तो एंटीजन एंटर करते ही क्या करेगा? हमारी बॉडी में क्या करेगी? प्लाज्मा सेल्स किसका निर्माण करेगी? एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। तो ये एंटीबॉडी आएंगी, और एंटीबॉडी आकर क्या करेंगी? इस एंटीजन से आकर बाइंड हो जाएंगी, एंटीजन से आकर बाइंड हो जाएगी। ये तो है एंटीजन, और ये क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। तो जैसे ही एंटीजन एंटर किया तो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, और ये एंटीबॉडी किससे आकर रिएक्शन कर ली? एंटीजन से आकर रिएक्शन कर ली, और यहाँ पर ये क्या करेगी? इस एंटीजन को बाद में ले जाएंगी। जैसे हमने इम्यूनोलॉजी की बात करें तो वो क्या करेगा? एक हमारी बॉडी में क्या ले जाएगा? किसी मैक्रोफेज में एंटर करवा देगा और इसको नष्ट कर देगा, बॉडी से बाहर कर देगा। तो ये जो रिएक्शन होती है वो वेरी स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब, यहाँ पर स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक क्या होता है? यानी यहाँ पर एक जो एंटीबॉडी है वो उसी विशेष स्पेसिफिक प्रोटीन से ही क्या करेगी, या एंटीजन से ही क्या करेगी? रिएक्शन करेगी। दूसरी जितने भी प्रोटीन या एंटीजन्स हैं उनसे वो रिएक्शन नहीं करेगी। तो क्या करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? हाईली स्पेसिफिक होती है। तो हाईली स्पेसिफिक क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो एंटीजन एंटर करता है तो जैसा एंटीजन है उसी प्रकार की एंटीबॉडी बनाई जाती है कि वो उसी से रिएक्शन कर सके। नहीं तो क्या होगा? यदि उसको पहचान ही नहीं पाएगी तो हम उसको बाहर ही नहीं कर पाएंगे। तो ये होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी। जो कैसी होती है रिएक्शन? हाईली स्पेसिफिक। इसकी स्टडी का हम अध्ययन करके प्लांट टैक्सोनॉमी में रिलेशनशिप का पता भी लगा सकते हैं। वो कैसे करते हैं? तो हम कुछ टर्म और देख लेते हैं जो टर्म आपके सामने बार बार आने वाले हैं। जैसे सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का नाम टर्म कहां से आया है? हमारे पास सीरम से आया है। कहां से आया है? सीरम से। सीरोलॉजी कहां से आया आपके पास? सीरम से। सीरम क्या होता है? सीरम देखो क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स, और जो हम बात करें प्लाज्मा, और प्लाज्मा में कुछ क्या प्रेजेंट होती हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती हैं? ब्लड क्लॉट करती हैं। यानी जो ब्लड का थक्का, रक्त का थक्का जो जमता है वो किसके द्वारा जमता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के द्वारा। तो अब ये ब्लड इन चीजों से मिलकर बना हुआ। अब ये जो हम ब्लड को आइसोलेट करें, उस ब्लड में से हम क्या क्या निकाल दें? उस ब्लड में से हम निकाल दें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये चारों चीजें हम निकाल दें। सॉरी, हम डायरेक्ट देखें, ब्लड में से ये तीन, पहले हम देखें ये तीन चीजें निकाल दें। कौन कौन सी निकाल दें? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो माइनस लिख दूं मैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तब तो बच जाएगा क्या? ब्लड प्लाज्मा।
अब इस ब्लड प्लाज्मा में से हम ये जो फाइब्रिनोजन बची है इसको भी क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सीरम। जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, सीरम। ऊपर लिख देता हूं, शायद दिख नहीं रहा आपको, तो मैं डायरेक्ट एक रिएक्शन लिखूं, यहां पर आपके लिए रिएक्शन लिखूं। जैसे ब्लड है, ब्लड में से माइनस किया हमने क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, ये माइनस कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, प्लाज्मा। क्या बचा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा है हमारे पास, प्लाज्मा से हमने अब बाहर किया क्या, प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में से माइनस किया गया फाइब्रिनोजन। क्या किया, फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजन को भी निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, सीरम। क्या बचेगा, सीरम। प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को भी निकाल देते हैं तो क्या बचता है, सीरम बचता है। इस सीरम को सीरोलॉजी में स्टडी की जाती है। अब सीरम में ऐसा क्या होता है, सीरम में ऐसा होता है कि यदि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में यदि एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो भी क्या होती है, सीरम में मिल जाती है हमें। तो सीरम में यदि एंटीबॉडी प्रेजेंट हो तो सीरम प्लस एंटीबॉडी, सीरम प्लस एंटीबॉडी, तो हम इसको बोलते हैं एंटी सीरम। क्या बोलते हैं, एंटी सीरम। तो सीरम और एंटी सीरम में अंतर समझ में आ गया। सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट हो गई तो हम इसको बोलते हैं एंटी सीरम। और इस एंटी सीरम को हम एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी, जैसे जिसको सीरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं और प्लांट टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम एंटी सीरम, या मेथड की बात करें तो इसकी मेथड क्या होगी। तो इसमें ये जो एंटीजन एंटीबॉडी है या एंटी सीरम है, इसके आधार पर हम किस प्रकार से प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं वो देखने वाले हैं। तो मेथड किस प्रकार से, एक हम जो जर्नल मेथड है वो क्या होती है इसकी मेथड। तो मेथड क्या होगी, हम क्या करेंगे, अब एक प्लांट टेक्सोनोमी है, तो प्लांट टेक्सोनोमी में तो प्लांट के रिलेशनशिप का पता करना है हमें। तो प्लांट के रिलेशनशिप का पता कैसे करेंगे हम, प्लांट में सीरोलॉजी को यूज करना। देखो क्या होता है प्लांट में सीरोलॉजी, यानी प्लांट में तो ब्लड पाया ही नहीं जाता, तो फिर क्या करेंगे हम, ब्लड का तो पाया ही नहीं जाता तो फिर एंटीबॉडी किसकी चेक करेंगे हम। तो ब्लड पाया जाए या नहीं पाया जाए, हमें क्या देखना, प्लांट्स में प्रोटीन तो पाया जाता है, वो प्रोटीन एज ए एंटीजन वर्क कर सकता है, कर सकता है। तो क्या हम उस एंटीजन को किसी दूसरे एनिमल में एंटर करवाएं तो क्या उसके बॉडी में वो एंटीजन के रूप में वर्क करेगा, करेगा। तो उसकी बॉडी में एंटीजन के रूप में वर्क करेगा तो क्या उसकी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होगा, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण होगा। वो एंटीबॉडी उस प्लांट प्रोटीन की स्पेसिफिक होगी या अनस्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक होगी। और स्पेसिफिक होगी तो कितनी स्पेसिफिक होगी, हाईली स्पेसिफिक होगी, यानी वो प्रोटीन तो उसे कभी भी दिख गया ना तो तेजी से जाकर उससे चिपक जाएगी और दूसरी प्रोटीन से वो नहीं चिपकेगी। यानी वैसी प्रोटीन जितनी भी दे दो आप सभी को क्या कर देगी, वो प्रेसिपिटेट कर देगी। तो इसको हम इस टेक्नोलॉजी को इसमें यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो भी प्लांट का हमें कंपैरिजन करना है दूसरे प्लांट से, जिस भी प्लांट का कंपैरिजन करना है, जैसे मान लीजिए हम एक प्लांट ले रहे हैं, प्लांट ए, प्लांट ए, एक प्लांट ले लिए ए, ये प्लांट है मान लीजिए, और प्लांट ए से हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्लांट ए से क्या करेंगे, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो प्लांट ए से जो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट भी यदि हम एंटीजन के प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ज्यादातर प्रोटीन से सीड से ली जाती है, सीड और पोलन ग्रेन से यूज ली जाती है। सीड और पोलन ग्रेन से क्यों यूज में ली जाती है, इसके भी पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ऐसे है कि जो हमें मोलिकुलर टेक्सोनोमी बात करें तो मोलिकुलर टेक्सोनोमी में ऐसे जीन यूज लिए जाते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो हमारे रिलेशन एंसेस्टर को बताते हैं। तो यहाँ पर भी जो टेक्सोनोमी में स्टडी करते हैं तो हम ऐसा जीन या ऐसा जीन प्रोडक्ट, ऐसा जीन या ऐसा जीन प्रोडक्ट काम में लें जो कि हमारे एंसेस्टर को इंडिकेट करे। तो एंसेस्टर को इंडिकेट करने वाला कौन सा जीन होगा, एंसेस्टर को इंडिकेट करने वाला जीन होगा
जब आपको पता है जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो हमारी सभी भी जितने भी इवोल्यूशन अवस्थाएं हैं सभी से एक दो, हम अगर भ्रूण में देखें तो एक मानव के भ्रूण में और एक बंदर के भ्रूण में हमें बाहर से स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भ्रूणीय अवस्था में हमारे वो सभी जीन एक्सप्रेस होते हैं जो हमारे एंसेस्टर में थे। हमारे सभी एंसेस्टर में जो जीन थे वो सभी हमारे भ्रूणीय अवस्था में एक्सप्रेस होते हैं। तो हम टेक्सोनोमी की स्टडी करना चाहते हैं तो हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का तो पता लगाना चाहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसमें ऐसे जीन्स यूज में लेने होंगे। तो उसमें ऐसे जीन्स यूज में लेंगे जो हमारे एंसेस्टर को दिखाएं, जैसे हमने मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी में ली थी। तो यहाँ पर हम वो चीज कैसे करेंगे, तो वो हम यहाँ पर एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेंगे। एम्ब्रियोनिक टिश्यू में हम डायरेक्ट जीन थोड़े लेंगे, हम तो यहाँ पर प्रोटीन लेंगे, लेकिन वो जो जीन एक्सप्रेस होगा तब प्रोटीन ही तो बनेगा। और वो प्रोटीन क्या होगी, वो किसी एंसेस्टर से सेम होगी, उसकी संरचना किसी एंसेस्टर के समान होगी। तो हम एंसेस्ट्रल प्रोटीन या एंसेस्ट्रल जीन प्रोडक्ट को यहाँ पर किसमें लूंगे, टेक्सोनोमी में यूज लेंगे। तो हम ये प्लांट है उससे हम क्या कर लेंगे, प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। प्रोटीन का क्या कर लिया हमने, एक्सट्रैक्शन कर लिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन, एक्सट्रैक्शन कर लिया प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन जो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इस प्रोटीन को क्या करेंगे, हम इंजेक्शन में भरेंगे। किस में भरेंगे, इंजेक्शन में भरेंगे। इंजेक्शन में भर लिया हमने, इंजेक्शन में। अब इंजेक्शन में भर के क्या करेंगे, इस इंजेक्शन में जो प्रोटीन है वो क्या कर रही है, एंटीजन का वर्क कर रही है। किसका वर्क कर रही है, एंटीजन का वर्क करेगी। और इसको हम क्या करेंगे, किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल, जैसे कुछ एनिमल्स है जिनको हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज में लेते हैं, जैसे कोई चूहा हो गया, माउस या रेट हो गया, रेबिट हो गया, तो इनको हम यूज में लेते हैं। ऐसा नहीं किसी ह्यूमन में एंटर करवा देंगे, ह्यूमन में एंटर नहीं करवाएंगे क्योंकि ह्यूमन मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चूहे को यूज में लेंगे या रेबिट को यूज में लेंगे। तो उनको एक्सपेरिमेंट के रूप में लेंगे, गिनी के रूप में यूज में लेंगे। तो हम मान लीजिए यहाँ पर एक चूहे को यूज में ले रहे हैं। ये है आपका चूहा। इस चूहे में इंजेक्ट करेंगे, और इस चूहे में इंजेक्ट करेंगे तो ये ब्लड में इंजेक्ट होगा। ब्लड में क्या होगा, ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ब्लड में क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बनाएगा। और हम क्या करेंगे, इसके ब्लड को वापस निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके ब्लड को वापस निकालेंगे। ब्लड को वापस निकालेंगे तो ब्लड से क्या करेंगे, हम इसका ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जिससे हमें प्लाज्मा अलग मिल जाएगा। ये तो नीचे सेंट्रीफ्यूग हो जाएगा और प्लाज्मा अलग मिल जाएगा। प्लाज्मा अलग मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को अलग करेंगे। किसको अलग करेंगे, फाइब्रिनोजन को एलिमिनेट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, सीरम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सीरम। और इस सीरम में क्या प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी। क्योंकि एंटीबॉडी यहां पर बनी है तो हम इसको क्या बोल देंगे, एंटी सीरम। एंटी सीरम, एंटी सीरम। अब ये एंटी सीरम कौन से प्लांट से बना है, प्लांट ए से, तो हम इसको एंटीजन को भी ये नाम दे देंगे और एंटी सीरम को भी एंटी सीरम ए बोल देंगे। जो एंटी सीरम बना वो किसके खिलाफ बना है, प्लांट प्रोटीन ए के खिलाफ बना है। कौन सी प्रोटीन के बना है, प्रोटीन ए के खिलाफ बना है। तो ए के खिलाफ बना है तो वो स्पेसिफिक होगा। तो हमने ये क्या बना लिया, एंटी सीरम बना लिया। ये मान लीजिए हमारे पास ये भरा है एंटी सीरम। इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास सिर्फ क्या है, एंटी सीरम है, और इस एंटी सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब इस एंटी सीरम को हम क्या लेंगे, प्लांट टेक्सोनोमी में यूज लेंगे। कैसे लेंगे वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए हमें प्लांट्स, 2-3 प्लांट्स हैं, उनमें से एक प्लांट्स तो यही ले लो, ए प्लांट ए। इसका रिलेशनशिप का पता करना है हमें। 2 अलग प्लांट है, बी और सी से। तो ये डायग्राम में मिटा देता हूं। एंटी सीरम ए तक का डायग्राम मैंने मिटा दिया। एंटी सीरम ए बना लिया है मैंने। अब उस एंटी सीरम का यूज करूंगा प्लांट टेक्सोनोमी में।
कैसे यूज करूंगा वो देखते हैं हम। तो हमारे सामने प्लांट ए है जिसकी हमने एंटी सीरम बनाई है, एक प्लांट बी है, एक प्लांट सी है। ये एंटी सीरम बना ली हमने इनकी। अब एंटी सीरम बनाई जब, तो एंटी सीरम बना ली, किसकी बनाई थी? एंटी ए की बनाई थी। तो हम वापस क्या करेंगे? प्लांट ए का प्रोटीन देखेंगे, प्लांट ए का प्रोटीन निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे, तीनों के प्रोटीन आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसको एंटी सीरम ए में डालेंगे। इसमें डालेंगे, इस प्रोटीन को एंटी सीरम ए में डालेंगे। ये भी एंटी सीरम ए है और ये भी एंटी सीरम ए है। ये एंटी सीरम ए है। तीनों में मैं यहाँ पर नाम ले लिखा, आप समझ लीजिए ये तीनों क्या है? एंटी सीरम ए है, जो हमने किससे बनाए थे? प्लांट ए से बनाए थे। अब हम क्या कर रहे हैं? तीनों की प्रोटीन आइसोलेट कर रहे हैं और इन प्रोटीन को क्या कर रहे हैं? हम किस में डाल रहे हैं? इस एंटी सीरम में डाल रहे हैं। तो इस एंटी सीरम में डालेंगे तो ये प्रोटीन किसका काम करेगा? एंटीजन का काम करेगा। और इस सीरम में क्या है? इस सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी क्या करेगी? एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी और एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? वहां पर जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा। जैसे दूध में डालते हैं ना, जैसे दूध में नींबू डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? अवक्षेपण हो जाता है, यानी पनीर बन जाता है। तो वैसे ही अवक्षेपण हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो इसमें कोएगुलेशन हो जाएगा। तो कोएगुलेशन भी कितना होगा? जितना ज्यादा प्रोटीन और उस एंटीबॉडी के बीच में जितनी ज्यादा अच्छे से रिएक्शन होगी, मान लीजिए 100% प्रोटीन उसके साथ रिएक्शन कर गई तो वो क्या हो गया? पूरा का पूरा कैसे हो जाएगा? कोएगुलेट हो जाएगा। और यदि पूरा नहीं किया, मतलब आधा किया है तो आधा कोएगुलेट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं किया तो वहां पर कोई कोएगुलेशन देखने को नहीं मिला, कोई स्कंदन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम प्लांट ए की बात करें तो प्लांट ए में 100% क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन या स्कंदन 100%, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। हम प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। अवक्षेपण कितना हो जाएगा? 100%। बी की बात करें तो बी में क्या होगा? बी में होगा, मान लीजिए बी में कुछ नहीं हुआ, नो प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, कोई अवक्षेपण नहीं हुआ, कोई कोएगुलेशन नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? वैसे की वैसे रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं शो की, क्योंकि रिएक्शन हमें दिख रही है। यहाँ पर ऐसी रिएक्शन हमें क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये दिख जाती है, इसके लिए हमें कोई अलग एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंखों से दिख रही है, रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो हो जाती तो क्या बन जाता है? हो जाती तो क्या बन जाता? हो जाती तो ये बन जाता स्कंदित, स्कंदित हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब तीसरे प्लांट में देखें सी में, तो सी में 100% तो नहीं बना, लेकिन 90% क्या हो गया? ये प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। तो 90% प्रेसिपिटेट हो गया, इसका मतलब 90% इसकी प्रोटीन सेम थी और 90% प्रोटीन सेम थी। तो 90% प्रोटीन सेम थी तो क्या हुआ? 90% जीन भी सेम थे और 90% डीएनए सीक्वेंस भी मैच थी। तो इतना सारा कुछ मैच था, तो हम क्या बोले? ए और सी कैसे हैं? क्लोज रिलेटिव। कैसे हैं? क्लोज रिलेटिव। और ए और बी कैसे हैं? ए और बी कैसे हैं? इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं या तो फार रिलेटेड है होंगे भी, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन किया है तो फार रिलेटेड बोल सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 10% दिखाओ तो फार रिलेटेड बोल देना। यदि 0% दिखा रहे हो तो ऐसे बोल देना ये तो कोई दूसरा ही है, यहाँ का है ही नहीं। समझ में आ गया? तो ए और बी के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कोई रिलेशन नहीं दिखा रहे। यहाँ पर पूरा रिएक्शन हो रहा है तो ये क्लोज रिलेटिव है। कैसे हैं? क्लोज रिलेटिव, सगा संबंधी है, ऐसे मान लो आप। एक ही रिश्तेदार है, एक ही भाई बहन है, एक ही दादा के पेट में ये पौधे हैं,
ऐसे समझ लो आप 90% मैच होता है। आप अपने दादा के जो काका ताऊ के भाई हैं उनके बच्चे हैं उनसे मैच करोगे ना अपने से, तो आप 90% मैच हो रहे हैं उनसे शकल में ही। मैं शकल की बात कर रहा हूँ, 90% मैच हो रहे हैं। करेक्टर्स भी, कुछ के लक्षण भी आपको वैसे देखने को मिलेंगे। तो ये समझ में आया आपको कैसे करोगे आप। यहाँ पर डिग्री ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा उतना ही ज्यादा हम बताएंगे कि उसमें क्लोज रिलेशन है। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम एक एज ए कंपेरिजन एंटी सीरम बनाएंगे। हम इसमें रिलेशनशिप का पता कैसे लगाएंगे, जिसका हम एंटी सीरम बना रहे हैं उसी से रिलेशन पता चलेगा हमें। हम इसमें प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में पता लगा सकते हैं, प्लांट ए और प्लांट सी के बीच में पता लगा सकते हैं, लेकिन प्लांट बी और सी के बीच में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने एंटी सीरम किसका बनाया है, एंटी सीरम ए का बनाया है। किसका बनाया है, एंटी सीरम ए का बनाया है। तो हम सबसे पता नहीं लगा सकते। तो अच्छे से समझ में आ गई, जनरल मेथड है। आजकल ये प्रेसिपिटेशन देख टेस्ट ट्यूब में देखा किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्निक को अब नए लेवल पर ले जाया गया है। नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, वो सभी टेक्निक्स नहीं पढ़ने वाले हैं। हम एक और जनरल टेक्निक पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। आजकल एडवांस टेक्निक है, तो हम एडवांस टेक्निक्स में नाम बात कर लो, फिर आप अपने लेवल पर एक तो स्टडी कर सकते हो जो आप करना चाहो तो, और एक तो मैं बता ही देता हूँ आपको कौन सी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक है ये नहीं, हम इसको ज्यादा बड़ा लेंगे नहीं। 20 नंबर में भी आ जाएगा तो काफी आ जाएगा आपके। तो इसको हमने टेक्निक्स का नाम बताऊं, जो एडवांस टेक्निक है, जो इस सीरोलॉजिकल टेक्निक्स ही है वो, जिसके द्वारा हम प्लांट टेक्सोनॉमी, जो मेथड तो यही है, हम क्या देखेंगे उसमें प्रेसिपिटेशन ही देखेंगे, डिग्री ऑफ प्रेसिपिटेशन। सीरोलॉजिकल मेथड का प्रिंसिपल है, हमें किसका कंपैरिजन करते हैं, डिग्री ऑफ प्रेसिपिटेशन। डिग्री ऑफ प्रेसिपिटेशन शोज रिलेशन बिटवीन टू फार रिलेटेड और दे आर क्लोज रिलेटेड। तो यहां पर हम एडवांस मेथड्स का नाम करेंगे। तो एडवांस मेथड कौन सी है, एडवांस मेथड में सबसे पहले एक नाम ले रहा हूं मैं आपके लिए, हमने इम्यूनो डिफ्यूजन इन एगारोजेल। इम्यूनो डिफ्यूजन इन एगारोजेल। एगारोजेल में इम्यूनो डिफ्यूजन। दूसरा है रेडियो इम्यूनो एसे। दूसरा है रेडियो इम्यूनो एसे। तीसरा है आपके रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। चौथा है एलिसा। एलिसा टेस्ट का नाम हमने सुना होगा शायद। HIV की जब हम बात करते हैं, HIV में क्या जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब ये 4 हो गए आपके फॉर्म में, 4 टेक्निक्स हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। अब फर्स्ट देख लेते हैं हम इम्यूनो डिफ्यूजन इन एगारोजेल। ये टेक्निक क्या है और कैसे ये बनाई जाती है। रेडियो इम्यूनो एसे, रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन इन एगारोजेल, ये देखते हैं। तो इम्यूनो डिफ्यूजन एगारोजेल प्रिंसिपल तो वही है, रिएक्शन बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन कैसे निकालेंगे, प्रोटीन निकालेंगे किसी भी प्लांट की, और एंटीबॉडी कैसे निकालेंगे, एंटीबॉडी डायरेक्ट थोड़ी लेंगे, एंटी सीरम में ले लेंगे। तो
तो यदि मैं एंटी सीरम नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और एंटीजन नाम ले रहा हूं वहां पर उसकी विपरीत प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक की जाती है वो कैसे, इसमें क्या किया जाता है, एगारोजेल में ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उनको रन करवाया जाता है। रन किसी बाहरी फोर्स के द्वारा नहीं करवाया जाता है, ऑटोमेटिकली डिफ्यूज किया जाता है। यदि बाहरी फोर्स के द्वारा किया जाता है तो उसको हम ये बोलते हैं रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, जेल यही काम में ली जाती है, तो उसमें रॉकेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो हम उसको रॉकेट इम्यूनो। तो यहाँ पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लिया जाता, तो इसको समझिए। सबसे पहले ये पैट्री डिश है, क्या है ये, पैट्री डिश है। इस पैट्री डिश में क्या करूंगा मैं, इस पैट्री डिश में एगारोजेल बनाऊंगा और उसे एक एगारोजेल की एक मोटी परत बना दूंगा जो सेमी सॉलिड होगी, अर्ध ठोस होगी। उसे मैं क्या करूंगा, बनाने के बाद में छिद्र करूंगा, बीच में क्या करूंगा, छिद्र करूंगा। एक तो बीच में छिद्र करूंगा और उस छिद्र के पास में चारों तरफ कई छिद्र बनाऊंगा। इस प्रकार से कई बना सकते, जितनी आप प्लांट स्पीसीज का क्या करना चाहते हो, रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, अच्छे से बनाते हो। ये डायग्राम आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर बना देता हूं, अब दिख रहा होगा आपको। इसमें एक तो सेंट्रल में बनाऊंगा और जहां से मैं निकाल दूंगा, जो एगारोजेल है यहां से मैंने निकाल दी और बाकी में एगारोजेल भरी हुई है, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में यहां से निकाल दी। यहाँ पर वेल बना दिए, जैसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वेल बनाते हैं, यहाँ पर भी वेल बना दिए। सेंट्रल वेल, अब सेंट्रल वेल में क्या भरूंगा मैं, सेंट्रल वेल में भरूंगा एंटी सीरम। क्या भरूंगा, एंटी सीरम। और इनमें भरूंगा एंटीजन। मान लीजिए इसमें प्लांट प्रोटीन एल भर दी, इसमें प्लांट प्रोटीन बी, इसमें प्लांट प्रोटीन सी, इसमें प्लांट प्रोटीन डी, इसमें प्लांट प्रोटीन डी। और ये जो एंटी सीरम बनाई है वो एंटी सीरम भी हमारी ए थी, ऐसे बनाई थी हमने एंटी सीरम में। तो अब ये क्या होगा, हम जैसे ही इन वेल में भरेंगे तो जेल है इसके चारों तरफ, तो वो जेल में क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, विस्तृत होंगे। तो जेल में जब डिफ्यूज होंगे तो एक दूसरे से आकर क्या करेंगे, मैच करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। जेल के अंदर एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, नहीं ऐसे, तो एक दूसरे की ओर मूव करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। और एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या करेगा, ये बैंड बनाएगा, एक प्रेसिपिटेशन बैंड बनाएगा। प्रेसिपिटेट करेगा तो क्या होगा, बैंड बनाएगा। और बैंड बना रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर बैंड बना रहा है ए और ए के बीच में, तो इसका मतलब ये ज्यादा इसका रिलेटेड है। जितना स्ट्रॉन्ग बैंड बनेगा, जितना मोटा बैंड बनेगा, रिंग के रूप में बनता है बैंड, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंड बनेगा इसका मतलब वो ज्यादा रिलेटेड है उससे। और यदि यहाँ पर मान लीजिए बी के बीच में देखो तो बी के बीच में कोई बैंड नहीं बन रहा, सी के बीच में छोटा सा बैंड बन रहा है, डी के बीच में वापस से वैसा ही बैंड बन रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए और डी क्लोज रिलेटेड है, ये फार रिलेटेड है और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि रिलेशन का पता, यहाँ पर वही स्टडी कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, चारों की दिख रहा है हमें, हम देखकर पता लगाएंगे। जहां पर जितनी जो रिंग बनेगी, प्रेसिपिटेशन रिंग बनेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी उतनी ही ज्यादा रिलेशन होगा, जितनी कम बनेगी उतना ही मतलब कम फार रिलेटेड है। तो ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा, और भी टेक्निक्स हैं जिनको आप स्टडी कर लेना, इसमें ज्यादा हम आगे स्टडी नहीं करेंगे। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट टॉपिक था सीरोटेक्सोनोमी। सीरोटेक्सोनोमी का मतलब सीरोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज करके प्लांट का क्लासिफिकेशन करना। सीरोलॉजी क्या होती है, जिसमें सीरम की स्टडी की जाती है। सीरम क्या होता है, सीरम होता है ब्लड से जब प्लाज्मा आइसोलेट करे, उस प्लाज्मा से हम सिर्फ फाइब्रोजन भी आइसोलेट कर दे तो जो बचेगा हमारे पास सीरम होगा। और अगर इस सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो एंटी सीरम होगा। समझ में आया। और उस एंटी सीरम को हम अलग अलग प्रोटीन या अलग अलग प्लांट प्रोटीन से रिएक्शन करके जिससे हमने एंटी सीरम बनाई है उसका रिलेशन पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। बाय।